Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी, जिसका टॉपिक है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. ये फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है. इसमें मैं आपको 3 वीडियोस में इंट्रोडक्शन, स्कोप और नेचर 3 चीजें कवर करवा चुकी हूँ और ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी कवर करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं साइकोलॉजी में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी मतलब क्या है इस शब्द का. तो साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए या किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझने के लिए कुछ मेथड्स का या फिर कह सकते हैं कि कुछ प्रोसीजर्स का यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल मेथड या फिर मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. सो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज टर्म्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो जैसे कि साइकोलॉजी की आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की. अब इसमें हम क्या करते हैं? स्पेशल टूल्स एंड प्रोसीजर्स हेल्प अस इन गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द बिहेवियर. तो इसमें हम कुछ स्पेशल टूल्स का यूज करते हैं, टूल्स का और प्रोसीजर्स का, जो कि हमारी हेल्प करता है गैदर एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो सब्जेक्ट मैटर, जो डाटा है उसको, जो डाटा है, जो फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करने में और उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है कि हमें बिहेवियर का आइडिया लगता है या फिर हम बिहेवियर को समझ पाते हैं, तो ये हमें उसमें मदद करता है. तो ये हो गया आपका मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. अब अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी. बाकी देखो, मेथड्स का आप सीधा सीधा मतलब समझो कि कोई ऐसा, मेथड्स का मतलब क्या है? तरीका. तो ऐसे तरीके जिनसे हम साइकोलॉजिकल बिहेवियर को या फिर किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या होते हैं? आपके मेथड्स होते हैं साइकोलॉजी के. अब ये मेनली आपके साइकोलॉजी में 6 मेथड्स दिए हुए हैं. पहला है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, एंड चौथा क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड एंड केस हिस्ट्री मेथड, एंड फिफ्थ है आपका सर्वे मेथड, एंड सिक्स्थ है आपका जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड. तो इस तरीके से आपकी बुक में 6 मेथड्स दिए हुए हैं साइकोलॉजी के. तो हम एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड. तो जो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसमें हम क्या देखते हैं, मतलब इसको कैसे हम यूज करते हैं? लुकिंग विद इन और आवर सेल्फ टू अंडरस्टैंड आवर थॉट्स और फीलिंग. तो इसमें हम क्या करते हैं? जिस भी इंडिविजुअल का हमें मतलब बिहेवियर असेस करना है या पता लगाना है, तो वो, जैसे मान लो कोई एक इंसान है या फिर कोई एक पेशेंट है जिसका हमें बिहेवियर असेस करना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसे बोलेंगे कि वो अपने आप को देखे, अपने आप को समझे, अपनी थॉट्स को, उसके जो भी थॉट्स हैं, जो भी वो फील कर रहा है, तो उस चीज को वो ऑब्जर्व करे, उसे कैसा लग रहा है, उसे कैसा महसूस हो रहा है, या फिर किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसको ऐसा फील हो रहा है. ठीक है, तो ये हम इस तरीके से ऑब्जर्वेशनल मेथड, सेल्फ ऑब्जर्वेशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करते हैं. अब आप एग्जांपल से समझो. जैसे मान लो आफ्टर सर्जरी अ पेशेंट इज आस्क्ड हाउ दे फील, दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर पेन और फियर. तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो किसी एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, तो अब हम उससे पूछेंगे कि उसको कैसा लग रहा है, या फिर वो जो पेशेंट है वो उस टाइम पे कैसा फील कर रहा है. तो वो बताएगा कि उसको दर्द हो रहा है या फिर उसको दर्द नहीं हो रहा है, या फिर उसको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो वो बताएगा. ठीक है, उसको जैसा फील हो रहा होगा तो वो वैसा बताएगा. तो ये क्या है? इससे हम असेस कर रहे हैं कि उस टाइम पे उसका क्या बिहेवियर है, वो डर रहा है या फिर उस दर्द में है, या जो भी उसकी कंडीशन है, तो वो हम पता लगाएंगे इस मेथड का यूज करके. ठीक है, पर इस, ये जो भी साइकोलॉजिकल मेथड है, इनके कुछ कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं. मेरिट्स मतलब क्या क्या बेनिफिट है इनके, और क्या क्या, कहाँ कहाँ पे ये चीजें अप्लाई नहीं हो पाती हैं, या फिर क्या क्या इनके डीमेरिट्स हैं. ठीक है, तो इसका मेरिट क्या है? एक सेकेंड. इसका मेरिट क्या है? डायरेक्ट एंड इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड. तो इस, ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड आप बोल सकते हो, तो इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली और तुरंत ही पता लगा लेते हैं कि किसी भी इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, या फिर कैसा वो बिहेवियर, मतलब कैसा वो बिहेव कर रहा है, क्या वो सोच रहा है, तो हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरी सबसे अच्छी चीज, इस जो मेथड, ये जो मेथड है, इसको यूज करने के लिए हमें कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ये बिल्कुल भी खर्चीला नहीं है, मतलब
बिल्कुल ही सस्ता है, क्योंकि इसमें इंसान को बस खुद को ऑब्जर्व करना होता है और उसके बेसिस पे हम उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को असेस करते हैं और पता लगाते हैं और आगे जो भी फर्दर मतलब ट्रीटमेंट वगैरह उसका होना होता है तो वो करते हैं, ठीक है। बट इसका डीमेरिट क्या है? इसका डीमेरिट ये है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो मेंटली इल है, तो उनके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब उतने अच्छे से अपने आप को नहीं जानते हैं, वो उतने अच्छे से नहीं बता सकते हैं कि उनको कब क्या फ़ील हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये चीज़। और दूसरी जो मेंटली इल है, मेंटली इल मान लो कोई पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली इल है, उसको पता ही नहीं है, कॉन्शियस भी नहीं है या फिर पता है तो कुछ भी बोले जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें इसका स्पेसिफिक क्या है कि ये जो मेथड है इट इज सब्जेक्टिव एंड बेस्ट फॉर पर्सनल फीलिंग्स और मेंटल स्टेट असेसमेंट। तो ये जो मेथड है ये एक तो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब देखो, दो चीजें होती हैं आपकी, आपने नर्सिंग एफओएन फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हमें पेशेंट बताता है, जो पेशेंट फील करता है वो हमें बताता है, ठीक है, और ये कोई रिटन नहीं होता। बट जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है ये होता है आपका रिटन, ठीक है, और ये फैक्ट्स के बेसिस पे हम बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। और जो सब्जेक्टिव डाटा जो वर्बली होता है या फिर जो पेशेंट हमें बताता है, तो वो होता है हमारा सब्जेक्टिव डाटा। तो ये क्या है? ये सब्जेक्टिव है, मतलब ये पेशेंट खुद ही बता सकता है हमें। दूसरा ये है बेस्ट फॉर पर्सनल फीलिंग और मेंटल स्टेट असेसमेंट। अब किसी की पर्सनल फीलिंग क्या है, वो पर्सनली क्या फील कर रहा है, उसको कैसा लग रहा है, तो ये चीज हम इस मेथड से अच्छे से जान सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी का मेंटल स्टेट का असेसमेंट करना है तब भी ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशनल मेथड नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बस ऑब्जर्व करना है इसमें। तो वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स विदाउट इंटरफेरेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम पेशेंट्स का जो बिहेवियर है उसको हम देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, और उनको उनके जो भी वो नेचुरल, मतलब मान लो कोई स्कूल में बच्चे हैं या फिर कोई हॉस्पिटल में पेशेंट है या फिर कोई मान लो अपने ऑफिस या फिर वर्क प्लेस में है, तो हम उसको वहीं से ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे या उसकी कोई भी काम में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसको बस हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है और रिकॉर्ड करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, अ नर्स ऑब्जर्विंग अ पेशेंट्स बीपी, पल्स, फेशियल एक्सप्रेशन टू अंडरस्टैंड द कंडीशन। जैसे एक पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो एक नर्स है जो कि उसकी कंडीशन को असेस करने के लिए उसका बीपी ले रही है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख रही है या फिर उसका पल्स ले रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप सोचो कि उसमें बीपी ले रही है, तो बीपी लेना कोई उसको डिस्टर्ब करना नहीं है, ना ही उसको कोई मेडिसिन दे रहे हैं कि उसका दर्द कम हो जाए, बस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। तो इसमें क्या है? इसमें हम बस देखेंगे, जैसे यही है आपका एग्जाम्पल कि पेशेंट पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन वो कैसा है। पेशेंट मान लो आई ब्लिंक कर रहा है बहुत ज्यादा, या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को पकड़ के वो कुछ भी मूवमेंट कर रहा है, तो वो हम चीज ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका नोटिंग। अब जो भी बिहेवियर हमने ऑब्जर्व करा है उसको हम नोट करेंगे जो भी रिपोर्ट बुक है या फिर जो भी फाइल वगैरह है, तो वहां पे हम उसको नोट करेंगे। और उसका रैशनल भी होना चाहिए, मतलब जैसे मान लो हमने उसका बीपी नोट किया, तो बीपी हमने ऐसा है कि हमने मेजर किया है, ऐसा नहीं है कि आपने मन से लेके लिख दिया। उसमें जो चीज हम लिखेंगे वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव जिसका फैक्ट हो, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, मतलब आपने उसको एग्जैक्ट मेजर किया होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के लिख दे रहे हो, ठीक है। फिर है इंटरप्रेटिंग। अब इंटरप्रेटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी डाटा हमने ऑब्जर्व किया है या फिर जो भी डाटा हमने नोट किया है, तो उस डाटा को हम उसमें देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया, एक पेशेंट आई ब्लिंक कर रहा है, तो अब अगर ये बहुत सारे पेशेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद देखा गया कि मतलब मोस्टली पेशेंट्स बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आई ब्लिंक करते हैं। आई ब्लिंक मतलब ये आपका पलक झपकाना हो गया, कि उनको जब बहुत ज्यादा पेन होता है तो वो आई ब्लिंक करते हैं। तो अगर ये बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है, ठीक है, तब तो हम मानेंगे कि ये नॉर्मल है। बट अगर ये प्रीवियस डाटा से मैच नहीं कर रहा है तो हम उसको एबनॉर्मल समझेंगे या फिर समझेंगे कि पेशेंट को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें, तो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। नेक्स्ट है जनरलाइजिंग। अब हमने जो डाटा कलेक्ट किया है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, इंटरप्रेट करने के बाद हमारा जो एक्चुअल आउटकम है कि हमने इस सब
स्टेप्स के बाद क्या देखा, फाइनली हमारा रिजल्ट क्या निकला, तो वो आता है आपका जनरलाइजिंग में। नेक्स्ट है मेरिट्स। अब ये जो हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज किया था, तो इसके मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल एंड फ्लेक्सिबल। इकोनॉमिकल का मतलब आपका सस्ता है, फ्लेक्सिबल मतलब कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है, इजी है, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर कैन बी मेजर्ड एंड एनालाइज। तो जो बिहेवियर है उसको हम मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन पीडियाट्रिक वार्ड और मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ये किस में हेल्पफुल है, ये पीडियाट्रिक वार्ड में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, मतलब ऐसे जो पेशेंट जो पहले से मेंटली इल है तो हम उसको उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा पीडियाट्रिक वार्ड, जो बच्चे खुद से कुछ नहीं बता पाते हैं, जैसे मान लो जहाँ पे आपका इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड काम नहीं करता, वहां पे हम इस ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, ऑब्जर्वर बायस में अकर। तो ब्यास क्या होता है, ऑब्जर्वर ब्यास, की उनकी अलग अलग जो भी ऑब्जर्वर है या फिर जो भी नर्स है, तो वो उनके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब करती है। दूसरा है नो टू सिचुएशन आर एग्जैक्टली सेम। अब ये देखो, यही सेम चीज अभी मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन करी थी। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बोला कि एक पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो अपनी आई ब्लिंक कर रहा है। अब दूसरे पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है तो वो आई ब्लिंक कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको पेन हो रहा है तभी भी कर रहा है, उसको नहीं हो रहा है तभी भी कर रहा है। तो दोनों सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, ये इसके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम बिहेवियर असेस करते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट साइंटिफिक मेथड, सबसे पहली चीज ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। दूसरा, इट फाइंड्स कॉज एंड इफेक्ट्स बाय चेंजिंग वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसमें हम कॉज पता करते हैं, इससे हमें कॉज पता चल जाता है। दूसरी चीज, वो कितना इफेक्ट डाल रहा है वो भी हमें पता चल जाता है। जो कॉज मतलब क्या कारण है और उस कारण की वजह से क्या चेंज आ रहा है वो भी हमें पता चलता है। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम कुछ वेरिएबल्स मतलब कुछ चीजें चेंज करते हैं, अपनी एक कंट्रोल सिचुएशन के अंदर कुछ चीजें चेंज करते हैं और उसके बाद हम असेस करते हैं बिहेवियर। तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। एग्जांपल है स्टडीइंग हाउ स्मोकिंग अफेक्ट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। हम जैसे मान लो हमें पता करना है कि स्मोकिंग कैसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट करती है स्टूडेंट्स की, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं या पता करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट है आपका स्टेट द प्रॉब्लम। पहले हमें ये देखना है कि मेन प्रॉब्लम क्या है या फिर हम किस चीज पे स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आपका फॉर्म हाइपोथेसिस। अब फॉर्म हाइपोथेसिस इसमें क्या है, कोई एक फैक्ट नहीं है बट हम ऐसा कोई प्रेडिक्शन बनाते हैं या फिर हम कोई टेंटेटिव ऐसा शायद वाला, मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, वैसा टाइप का कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोई धारणा बनाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमें उसी के ऊपर स्टडी करनी होती है। फिर है नेक्स्ट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स। अब इसमें हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें जो भी साइंटिस्ट है या फिर जो भी रिसर्चर है जो इस मेथड को यूज कर रहे हैं, वो पहले ये चीज क्लियर करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करने के लिए हम कौन सा ग्रुप चूज करेंगे, कौन से लोग रहेंगे जिनके ऊपर हम ये मेथड यूज करेंगे, या फिर उन लोगों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्पल अभी दिया था कि स्मोकिंग स्टूडेंट्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो इसमें पहले वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन से क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, और वो कितनी एज का स्टूडेंट होना चाहिए, तो ये चीज वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है डिवाइड इनटू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का क्या मतलब है, जो ग्रुप में हमने कुछ चेंज किया है, मान लो कुछ अगर हम स्मोकिंग को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे कुछ ग्रुप्स हमने बना लिए, जो एक ग्रुप हो गया जो स्मोकिंग करता है, और इसमें जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करते हैं तो हम केवल एक ही ग्रुप को लेके नहीं चलते, हम यहाँ पे 4-5 ग्रुप बनाते हैं, जिसमें से मान लो 5 ग्रुप हैं जिसमें से 2 या 3 ग्रुप स्मोकिंग कर रहे हैं और 2 या 3 ग्रुप जो नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, कंट्रोल कौन सा, जो नॉर्मल है, और एक जो है जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो
ये हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेजर वेरिएबल्स, अब जो स्मोकिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको हम मेजर करेंगे, कुछ टूल्स होंगे या फिर कुछ स्केल्स होंगी या फिर कुछ टेस्ट होंगे जिनके थ्रू हम मेजर करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस में कैसे असर हुआ है, कैसे फिजिकली, कैसे मेंटली, तो ये चीज हम चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, कंपेयर रिजल्ट। अब हम उन स्टूडेंट्स को भी टेस्ट वगैरह करेंगे जो नॉर्मल थे, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे, जो आपके एक तो जो स्मोकिंग कर रहे थे और एक जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे। तो ये जो रिजल्ट था, एक तो ये साइंटिफिक है क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, जो भी आपके टूल्स होते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में यूज करते हैं, तो उसके बाद हम रिजल्ट निकालते हैं। ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है। बट इसके भी कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स हैं। तो मेरिट्स क्या है, हाईली साइंटिफिक, जैसे कि हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहे हैं और इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स यानी साइंटिफिक चीजों का यूज कर रहे हैं, जैसे हम टूल्स का यूज करेंगे, स्केल्स का यूज करेंगे, टेस्ट का यूज करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। दूसरा रिपीटेटिव एंड कंट्रोल, इसको हम चाहे जितने बार यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारे कंट्रोल में रहता है, मतलब कंट्रोल्ड है कि हम इसको ऐसे करके वैसे करके ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसमें डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है इसके, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा नॉट सुटेबल फॉर एवरी केस। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा हर केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजफुल इन साइकोलॉजी रिसर्च लैब्स एंड साइकोलॉजिकल ड्रग्स होगा, ड्रग ट्रायल्स, हाँ तो वही होगा, लिखा नहीं है मैंने। यूजफुल इन साइकोलॉजी रिसर्च, मतलब हम साइकोलॉजी की रिसर्च के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और जो साइकोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं तो उनके हम ट्रायल्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड को। नेक्स्ट है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड है, इसमें हम कलेक्टिंग फुल लाइफ स्टडी ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक फैमिली रिपोर्ट्स ईटीसी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट की जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करेंगे अलग अलग सोर्स से, जैसे कि पेशेंट की फैमिली हो गई और जो भी उसकी रिपोर्ट्स होंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स, उनके थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका साइकेट्रिस्ट स्टडी अ पेशेंट्स अर्ली लाइफ इवेंट टू अंडरस्टैंड डिप्रेशन। अब जो साइकेट्रिस्ट है जो भी पेशेंट का, तो वो उसकी पूरी लाइफ की जो हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करेगा, जिससे उसको पता चल सके कि एक्चुअल डिप्रेशन का रीजन क्या है। हो सकता है कि उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जिसकी वजह से वो अभी अभी इस टाइम पे डिप्रेशन में हो, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है, अब इसके भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो मेरिट्स क्या है, यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग एंड थेरेपी प्लानिंग। तो इसका हम यूज करते हैं डायग्नोसिंग में, मतलब क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है पेशेंट को, उसके लिए डायग्नोसिस क्या होता है कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है, आपको क्या डिजीज कंडीशन है, तो वो होता है आपका डायग्नोसिस एंड थेरेपी प्लानिंग। अब हमें जब पता चल जाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी थेरेपी प्लान कर सकेंगे कि उसको हम ये मेडिकेशन दे सकते हैं या फिर इस तरीके से हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं, बेस्ड ऑन मेमोरी माइट्स बी इनकरेक्ट। तो ये क्योंकि मेमोरी पे बेस होता है, क्योंकि हमें एक्चुअल में तो नहीं पता होता कि पेशेंट के साथ क्या हुआ है, या अब जो वो हमें बताएगा वही हम मानेंगे, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट भी या फिर इनएक्यूरेट भी हो सकता है। अब ये सबसे ज्यादा यूजफुल कहाँ होता है, ये साइकेट्रिक नर्सिंग और क्रोनिक केसेस, जो बहुत ज्यादा मान लो पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन, जिनको बहुत ज्यादा सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनमें ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड में क्या है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज ग्रुप्स यूजिंग क्वेश्चनेयर इंटरव्यूज ईटीसी। तो इसमें क्या है, सर्वे मेथड में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं लार्ज ग्रुप से, जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी पीपल हैं उनसे, और कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, क्वेश्चन पूछ के, इंटरव्यूज के थ्रू, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या है, सर्वेइंग स्टूडेंट्स ट्रस्ट लेवल बिफोर एग्जाम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल क्या है, तो इसके लिए हम कई सारे स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे कि उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी या उनको कितना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद ही मान लो एक पेशेंट है, तो हम उसका स्ट्रेस लेवल असेस कर सकते हैं कि मान लो ये नॉर्मल है या फिर ये ज्यादा है या फिर इतना नॉर्मल है, इतना हर हर स्टूडेंट को होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम उसके पेशेंट जो भी हमारा रहेगा उसका हम स्ट्रेस लेवल असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिट क्या है इसका, कलेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। इससे क्या है कि लार्ज मतलब कई बहुत सारा डाटा हम जल्दी से कलेक्ट कर सकते हैं कम टाइम में। और डीमेरिट्स क्या है, बिहेवियर इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। बिहेवियर जो रहेगा
किसी भी पेशेंट का, तो वो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल या फिर जो गैदरिंग है तो उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा, हेल्पफुल इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये हेल्पफुल किस में है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, लास्ट है आपका जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। तो जेनेटिक है या फिर डेवलपमेंटल मेथड है, तो इसमें क्या करते हैं हम? स्टडीज बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू डेथ अलोंग विद जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल की जो स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो ये हम बर्थ से डेथ तक, मतलब अभी तक उसकी जितनी लाइफ है वहां तक हम स्टडी करते हैं, और उसके एंसेस्टर्स की भी स्टडी करते हैं इसमें, क्योंकि हम इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उनकी भी स्टडी हम करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका क्रॉस सेक्शनल और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब क्रॉस सेक्शनल में क्या है? डिफरेंट एज ग्रुप्स एट वन टाइम। इसमें हम कई सारे एज ग्रुप्स को एक सेम टाइम पे स्टडी करते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें हम केवल एक ही इंसान की अलग अलग एजेस को हम स्टडी करते हैं। अलग अलग एजेस मतलब उसकी जो बचपन में वो कैसा था, उसके बाद जब वो एडल्ट हुआ तब वो कैसा था, उसके बाद जो उसकी एक एडोलसेंट वाली एज आती है उस टाइम पे वो कैसा था। तो ये सब चीजें हम स्टडी करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में। और जो क्रॉस सेक्शनल है, इसमें हम अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के पीपल को हम स्टडी करते हैं, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल में हम एक ही पर्सन की अलग अलग लाइफ स्टेजेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है? सोज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि हमें पता चल जाता है कि जेनेटिक और एनवायरनमेंट का लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट पड़ रहा है एक इंडिविजुअल पे। और डीमेरिट्स क्या है? इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हम उसका मान लो बर्थ से अभी तक उसका जो लाइफ है, या फिर मान लो कोई डेथ हो चुकी है किसी की, बट उसके जो भी चिल्ड्रन हैं वो सारे अफेक्टेड हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसका एक और बेनिफिट है, वो क्या है? बेस्ट फॉर डीलिंग विद चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स एंड डेवलपमेंटल डिलेज। तो जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर होते हैं उनको स्टडी करने में ये हेल्पफुल है। दूसरा, डेवलपमेंटल डिलेज क्या होते हैं? ये जैसे मान लो कोई बच्चा 4 साल का है, और चार चार साल पे उसकी कई सारी, मतलब वो कई सारी एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है। बट अभी कोई बच्चा है जो 4 साल पे नहीं बोल पा रहा है, मान लो चल नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या है? ये डेवलपमेंटल डिलेज है। तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए ये मेथड हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपके सारे मेथड्स जितने भी थे, 6 मेथड्स थे साइकोलॉजी के, तो वो मैंने आपके कवर कर दिए हैं। अब अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछेंगे कमेंट्स बॉक्स में। एंड हाँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो प्लीज अपना रिव्यू जरूर देना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूँ या फिर यहीं पे रोक दूँ, वो आप लोग बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो को इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।